हेलो एवरीवन। मैं अमर प्रकाश पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज टीकमगढ़ मध्य प्रदेश। और कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे मेरे पास कि सर जेआरएफ करने के बाद या फिर गेट क्वालिफाई करने के बाद यदि पीएचडी करनी हो तो प्रोसेस क्या होता है उसका। तो उसके लिए आज हम एक नए टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं। इसका नाम रखा है एनरोलमेंट इन पीएचडी आफ्टर नेट जेआरएफ एंड गेट। जैसा कि आप इस स्लाइड पर देख पा रहे हैं, मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के नाम लिखे हुए हैं यहाँ पर। सबसे पहला नाम लिखा हुआ है आईआईएससी। इसका पूरा नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। ये बेंगलुरु में स्थित है और ये इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट में से एक है। ठीक है। इसके अलावा आईआईटी आप सभी ने सुना होगा। भारत में से 23 आईआईटीज हैं और भी नई बन रही हैं, लेकिन करंटली अभी 23 आईआईटीज भारत में हैं। उसमें 7 पुरानी हैं जिसको आप लोग जानते हैं, जैसे कि आईआईटी बॉम्बे, कानपुर, रुड़की, दिल्ली, मद्रास, गुवाहाटी एंड खड़गपुर। ठीक है। उसके अलावा आइसर इंस्टीट्यूट्स हैं। आइसर इंस्टीट्यूट्स को बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते। तो उनको बता दूं मैं कि इंडिया में बहुत सारे आइसर इंस्टीट्यूट्स भी हैं। इनका पूरा नाम होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। ये काफ़ी अच्छे लैब होते हैं और बहुत ही हाई टेक लैब होती हैं ये भी। ठीक है। और जो फेमस है इनमें जैसे आइसर भोपाल है, आइसर मोहाली है और भी बहुत सारे हैं। आइसर कोलकाता में भी एक आइसर है। ठीक है। इसके अलावा सीएसआईआर लैब्स भी हैं। तो सीएसआईआर लैब्स में मैं अगर बात करूं केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री में सीडीआरआई लखनऊ, आईआईपी देहरादून और इसके अलावा आईआईसीटी हैदराबाद। ठीक है। इस टाइप के इंस्टीट्यूट बहुत सारे सीएसआईआर में हैं जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा एनआईटी हैं। आप एनआईटी जानते होंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। बहुत सारी एनआईटीज भी हैं इंडिया में। इसके अलावा ऑप्शंस होते हैं आपके पास सेंट्रल यूनिवर्सिटी के, स्टेट यूनिवर्सिटी के, सिंपल कॉलेजेस के भी, और बहुत सारी अदर इंस्टीट्यूट्स हैं। इवन डीआरडीओ, जो कि बहुत बड़ी संस्था, आप सभी जानते होंगे, नाम सुना होगा। तो डीआरडीओ में भी आप एनरोल करके आप पीएचडी वहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे अदर इंस्टीट्यूट्स भी होते हैं जो पीएचडी ऑफर करते हैं और वहाँ से आप पीएचडी कर सकते हैं। ठीक है। तो अब हम जानेंगे, इंस्टीट्यूट का नाम तो हमने जान लिया। अब हम अगले स्लाइड में देखेंगे कि नेट जेआरएफ करने के बाद प्रोसेस क्या होता है इन इंस्टीट्यूट्स में एंट्री करने का, एनरोलमेंट कराने का पीएचडी के लिए। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है नेट जेआरएफ, गेट या फिर इंस्पायर, ब्रैकेट में डीएसटी लिखा हुआ है। ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये इन तीनों में से कोई ना कोई एक आपके पास फेलोशिप होनी चाहिए। सिंपली नेट जेआरएफ मैंने बताया पहले वीडियोस में भी, आप जानते भी हैं नेट जेआरएफ के बारे में। सेकंड है गेट, इसके बारे में बात कर चुके हैं और आप जानते हैं। थर्ड जो है इंस्पायर डीएसटी लिखा हुआ है। तो डीएसटी का मतलब होता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इंस्पायर का मतलब होता है कि जो स्टूडेंट्स अपने पीजी में सिंपली टॉप किए रहते हैं अपने इंस्टीट्यूट्स को, गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं, उनको डीएसटी के द्वारा फेलोशिप दी जाती है, जिसके द्वारा वो किसी भी इंस्टीट्यूट में जा करके इंटरव्यू दे करके एंड फर्दर वो स्टडी अपनी रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है। तो एक प्रकार से तीनों एक फेलोशिप हो गई, नेट जेआरएफ की, गेट की और इंस्पायर डीएसटी की फेलोशिप। ठीक है। इसके बाद क्या करना होगा, यदि आपको फेलोशिप मिल गई है, देन आप जाएंगे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे जिस इंस्टीट्यूट में आपको पीएचडी करना है। ठीक है। तो उस इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएंगे, वहाँ पर अप्लाई करेंगे और फिर वहाँ पे शॉर्टलिस्ट होंगे और वो आपको वापस ईमेल करके कॉल करते हैं कि आपका इंटरव्यू इस डेट को, इस टाइम के बीच में रखा गया है। तो फिर आप उस इंस्टीट्यूट में उस दिनांक को उस टाइम पे चले जाते हैं एंड देन फर्दर आपका वहाँ पर इंटरव्यू लिया जाता है। और इंटरव्यूज में आपको सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है, आपका इंटरेस्ट किस में है, आपके कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसमें आपने अच्छा परफॉर्म किया है, या फिर आपके फेवरेट टॉपिक कौन से हैं, आप किस में रिसर्च करना चाहते हैं। ठीक है। इन सारी बातों पर इंटरव्यूज होता है और आपकी सब्जेक्ट नॉलेज ऑब्वियसली चेक की जाती है कि आपने जो क्वालिफाई किया है एग्जाम, तो उसमें किस सब्जेक्ट पे आपकी कितनी अच्छी पकड़ है। तो पूरा वहाँ पर ओवरऑल आपका इंटरव्यू होता है। कुछ इंस्टीट्यूट इंटरव्यू के पहले रिटन एग्जाम भी लेते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम ही होता है रिटन एग्जाम वगैरह, क्योंकि आप पहले इतने अच्छे एग्जाम्स क्वालिफाई करके आ रहे हैं तो माना जाता है कि आप अच्छे इंस्टीट्यूट, अच्छे स्टूडेंट हैं। ठीक है, अच्छे स्कॉलर हैं। तो सिंपली आपका इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू के बाद आपको वहाँ से फिर कॉल लेटर आता है यदि आप सेलेक्ट हो जाते हैं कि आप सेलेक्ट हो चुके हैं, आप इस डेट तक इंस्टीट्यूट में आकर के अपना फीस जमा कर दीजिए और आप अपना इनरोलमेंट करा लीजिए। ठीक है। इनरोलमेंट के साथ ही आप लोगों को, जैसे आईआईटी, एनआईटीज और आइसर वगैरह में, तुरंत आपको उसी समय हॉस्टल मिल जाता है कि इस हॉस्टल में आपको जाना है, इस हॉस्टल में रहना है आपको, और आपकी फीस जमा हो जाती है, आपको आई कार्ड मिल जाता है, सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है
JRF क्वालिफाई करने के बाद PhD में इनरोल करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इंस्टीट्यूट में जाने से पहले आपको ये देखना होता है कि जिस फील्ड में आप रिसर्च करना चाहते हैं, जैसे आप मान लीजिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फील्ड में बहुत सारे टॉपिक होते हैं। ठीक है, जैसे सिंथेटिक केमिस्ट हो गया, कोई कंप्यूटेशनल में काम करना चाहता है, किसी को फिजिकल केमिस्ट्री में काम करना है तो फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, इसी प्रकार से किसी को इनऑर्गेनिक में रिसर्च करनी है तो इनऑर्गेनिक बहुत सारे टॉपिक है। तो आपको देखना पड़ता है किस इंस्टीट्यूट में कौन सा प्रोफेसर किस फील्ड में काम करता है, और यदि आपके इंटरेस्ट का वो प्रोफेसर काम करता है तो आप उसको पहले मेल भी कर सकते हो कि सर मैं इंटरेस्टेड हूँ आपके इस फील्ड में रिसर्च करने के लिए। आप सिंपली आप पर्सनली उनसे टाइम मांग करके मिल भी सकते हो। ठीक है, इंटरव्यू से पहले, इंटरव्यू के बाद भी, तो जिससे आपको और बेहतर नॉलेज हो जाती है उसके बारे में। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो PhD में एनरोलमेंट करा लेते हैं, फिर बाद में पता लगता है कि उनको गाइड अच्छा नहीं मिला या फिर उनको इंटरेस्ट नहीं था और उन्होंने जाना कहीं और था और कहीं और पहुंच गए। ठीक है, ऐसी समस्या ना आए इसके लिए बेहतर होता है कि आप पहले ही सारी चीज़ें चेक कर लें एंड देन उसके बाद कहीं पर भी एनरोलमेंट कराएं। ठीक है, क्योंकि PhD कम से कम 4 से 6 साल के बीच की बात होती है, तो आपको बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए कि कहाँ पर किसके अंडर में आपको एनरोलमेंट कराना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना रहने देते हैं, और इससे रिलेटेड कोई भी और भी क्वेरी अगर होगी आपको तो आप मुझे ईमेल कर दीजिएगा, मैं उसमें आपका रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू।